गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और फर्स्ट इंडिया आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आया है। अब सेहत और खबरें साथ साथ। देखिए, वैसे तो तेज तरार जिंदगी में हम समय निकाल लेते हैं काम के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, लेकिन हम ईमानदारी से समय नहीं निकाल पाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। अब जेंजी में कहते हैं ना, स्ले करना है तो जरूरी है कि आप फिट रहें। सुबह उठना आपकी चॉइस हो सकता है, ठंडे पानी से नहाना आपकी चॉइस हो सकता है, लेकिन हेल्दी रहना ये तो एक हेल्दी मैनेजमेंट टूल भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इस खास प्रोग्राम की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें क्या हैं वो आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज सेवा तीर्थ भवन परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। 80 साल पुराना साउथ ब्लॉक का पीएमओ इतिहास बनाने जा रहा है। तो आज एक इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास किस लिए बनने जा रहा है? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के दौरान जिस तरह का भवन था और उसमें संचालित हो रहा था काम, अब वो बंद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 80 साल पुराने साउथ ब्लॉक का इतिहास इस तरह से बनेगा कि नवनिर्मित पीएमओ से अपना कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे। आज दोपहर करीब कहा जा रहा है कि 1:30 बजे का समय रहेगा। सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद कहा जा रहा है कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन होगा। न सिर्फ नया अब पीएमओ मिलेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय मिलेगा, बल्कि कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 की बात भी हो रही है। पीएम शाम को सेवा तीर्थ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद इंतजार भी रहेगा जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में खास बातें रह सकती है, वो भी सुनने लायक रहेगा। अब इसके बाद आपको बता दें कि सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने से पहले प्रधानमंत्री शाम 4 बजे बैठक लेंगे। और ये बैठक इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि जब साउथ ब्लॉक में जो इतने सालों से चर्चाओं में भी रहा था, हालांकि ब्रिटिश शासन की देन भी था, अब वो जब शिफ्ट होगा तो एक अंतिम बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर, बड़ी खबर क्या है जो फिट रहने के साथ साथ आप तक पहुंचना जरूरी है, बताते हैं आपको। अब पाली में युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की है। देखिए, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भुट्टो नामक एक युवक की मौत हो गई। तो पुलिस की कार्रवाई यहाँ, क्योंकि युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की है, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक भुट्टो नामक व्यक्ति है, युवक है, उसकी मौत हो गई है। अब खिवाड़ा थाना क्षेत्र के दिवेर घाटी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अब तस्करी की सूचना मिली थी और जिस तरह से अब टीमें लगातार एक्टिव है, जब सूचना मिली तो कार्रवाई के लिए जब पहुंची टीमें तो फिर दिवेर घाटी के पास पीछा करा और फायरिंग हुई। कई बार बदमाश पुलिस को देखकर जिस तरह से भागते हैं, लेकिन पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, उनके पीछे पीछे पुलिस। लेकिन एक संदिग्ध गाड़ी भी थी जो कि मौके से फरार हो गई। बता दें कि दूसरी गाड़ी के टायर पंचर को रोका तो अंदर सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पीछा कर रही थी तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को हथियार के साथ हिरासत में भी लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा समेत अधिकारी भी मौके पर थे। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अब पूरे मामले का खुलासा पुलिस करेगी। खुलासा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी घटना क्या रही थी। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ पाली से जुड़े हैं। अब सुभाष जी, क्योंकि कोशिश हमारी यही है, लेकिन जो पाली के अंदर घटना घटी है वो घटना क्या रही पूरी, किस तरह से आमने सामने की फायरिंग हुई, एक युवक की मौत की भी खबर है। आपको बताना चाहूंगा कि कोट सोलंकियान पुलिस चौकी है जो खिवाड़ा थाना क्षेत्र में आती है। यहाँ पर नारकोटिक टास्क फोर्स है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है। इसको तस्करी होने की जानकारी मिली थी। यहाँ पर तस्करों को रोकने के लिए जाल बिछाया गया था और पीछा किया जा रहा था। एक गाड़ी को पंचर करते हुए रोक लिया। इसके अंदर जो संदिग्ध युवक थे उन्होंने इस टीम के ऊपर फायरिंग की है। जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें भुट्टो नाम का एक व्यक्ति पर गोली लगी। इसे पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया था देर रात्रि को, जहां इसकी मौत हुई है। मृतक के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि गाड़ी में एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति था, उसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आ रही है उसमें इसके पास से हथियार भी मिले हैं। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा, देसोरी थाना प्रभारी, सिरियारी थाना प्रभारी और खिवाड़ा थाना प्रभारी के साथ साथ ये टीम के अधिकारी मौके पर हैं जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज जांच पड़ताल के बाद पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू खुलासा करेंगे। इंतजार रहेगा पुलिस खुलासे का, क्योंकि और भी बातें तब सामने निकल कर आएगी। चलिए, ये तो हमने पाली से खबर पर जानकारी दी सहयोगी से जुड़कर।
अब अगली खबर आज की कौन सी महत्वपूर्ण है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। बीकानेर में खिचड़ी बचाओ आंदोलन के तहत चल रहा महापड़ाव खत्म हो गया। ये बड़ी राहत की बात है क्योंकि इंतजार हो रहा था, बात बनी थी, लेकिन इंतजार यही था कि महापड़ाव आखिरकार स्थायी रूप से खत्म कब होता है। गुरुवार देर रात राज्य मंत्री के बिश्नोई पत्र लेकर पहुंचे। समस्त जिला कलेक्टर्स को ये पत्र जारी किया गया है। जो पत्र था वो सभी तक पहुंचा दिया गया है। अब खिचड़ी को संपूर्ण राज्य में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ये बड़ी बात है क्योंकि कटाई रोकने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने आदेश जारी किए हैं क्योंकि लगातार समुदाय के लोग और समाज के लोग ये कोशिश करते आए हैं कि जो कटाई है अनावश्यक रूप से वो ना हो। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। बीकानेर से रेजिडेंट डायरेक्टर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जो महापड़ाव था, इंतजार हो रहा था, बातचीत से हल निकल गया है, किन बिंदुओं पर सहमति बनती हुई दिखाई दी और वो पत्र क्या है जो जारी किया गया है? देखिए शिखा, सबसे बड़ी मांग थी इनको एक ऐसा लिखित आश्वासन पत्र चिट्ठी सरकार से मिले जिसमें सभी कलेक्टर्स के लिए ये निर्देश हो कि खिचड़ी कटाई पर रोक लगे। सरकार ने इनकी बात को हुबहू मानते हुए जो शासन सचिव है जोगाराम, उन्होंने जो है पत्र जारी कर दिया है जिसमें लिखा है कि खिचड़ी न काटी जाए जब तक विधेयक लाया जाएगा। विधेयक लाने के लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं, सभी कलेक्टर इस बात को ध्यान में रखें। तो जो मांग थी वो पूरी हुई, महापड़ाव खत्म हुआ, स्थगित हुआ। ये कहा गया मंच से कि अभी हम स्थगित कर रहे हैं, देश परिवर्तित करेंगे। और मैं आपको बता दूं इस दौरान जो आंदोलनकारियों के अगुवाई कर रहे थे, संत भागवता शास्त्री हो, राम गोपाल, सुभाष, इसके अलावा अगर हम बात करें परशुराम बिश्नोई, बड़ा चेहरा थे इस आंदोलन के, ये तमाम लोग भी मान गए हैं और सरकार ने एक अच्छी कोशिश की। मैं आपको बता दूं, पहले मुख्यमंत्री ने संवाद किया था 5 फरवरी को, उसके बाद आमरण से तोड़ा गया, लेकिन महापड़ाव खत्म नहीं हुआ था, तो कम्युनिकेशन गैप रहा। लेकिन उसके बाद आज जब ये पत्र सौंपा गया तो बाकायदा मुख्यमंत्री और सरकार की तारीफ वहाँ से हुई और कहा गया कि गंभीरता समझी है और उसके बाद जो है महापड़ाव स्थगित की घोषणा कर दी। तो एक अच्छी खबर निश्चित तौर पर जिसको लेकर डेडलॉक बना हुआ था वो देर रात हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आपने ठीक कहा, एक गैप जरूर था, अब माना जा रहा है कि वो गैप भी फिल हो गया। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी जानकारी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो भाजपा का जयपुर में बजट युवा सम्मेलन, आज केंद्र और राज्य सरकार के बजटीय प्रावधानों पर चर्चा होगी। अब इंतजार हो रहा था केंद्र बजट के बाद राज्य बजट का, तो वो भी आ गया है। वित्त मंत्री रिया कुमारी ने पेश कर दिया बजट और जिसमें कहा गया कि हर वर्ग के लिए कुछ खास लाई है इस बार सरकार। तो बता दें कि बजट युवा सम्मेलन आज होगा वैशाली नगर के खंडेलवाल वैश्विक गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। मकसद यही है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य गौरव वल्लभ इसके मुख्य अतिथि होंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। फिर इसके बाद चर्चाएं होगी, तमाम कहा जा रहा है कि घोषणाओं को लेकर की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम विशेष अतिथि होंगे। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने क्या कहा है वो भी चलिए बताते हैं कि सम्मेलन के माध्यम से जो युवा है वो और छात्रों के साथ बजट पर विस्तृत संवाद किया जाएगा। इस दौरान जो संवाद है वो युवाओं के बीच होगा। बजट को लेकर आखिरकार जो घोषणाएं की गई हैं युवाओं के लिहाज से भी या फिर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिहाज से भी, उसको लेकर के चर्चाएं होगी। अब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं, छात्रों, स्टार्टअप, कौशल विकास, शिक्षा, साथ ही जो रोजगार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी है वो भी साझा की जाएगी। जो स्टार्टअप है या फिर विकास है, शिक्षा है या फिर अन्य क्षेत्र है, सभी से जुड़ी जो चर्चाएं हैं वो इस संवाद के दौरान होगी। क्योंकि संवाद का मकसद यही है कि एक तो जो योजनाएं लाई जा रही हैं या फिर जो ऐलान किए गए हैं, कुछ राहत दी गई है, कुछ योजनाएं भी हैं, तो हर वर्ग के लिए कुछ खास रखा गया है, तो वो चर्चा के माध्यम से उन तक पहुंचे, साथ ही क्या उनका इस पर मानना है या फिर उनका रिएक्शन क्या है वो भी जान पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सेहत और खबरों की आगे भी करेंगे। जोधपुर से अब खबर है, बता दें कि साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है चलिए बताते हैं आपको। विसरा जांच में विषाक्त की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जब ये जानकारी आई थी उसके बाद चर्चाएं हो रही थी क्या होगा, इंतजार फिर हो रहा था कि क्या कुछ पोस्टमार्टम में निकल कर आता है। लेकिन अब बता दें कि शरीर में किसी भी संदिग्ध विषाक्त तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब अलग अलग हालांकि बयान भी आ रहे थे, इंजेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही थी, पर इंतजार उसी रिपोर्ट का हो रहा था। कहा गया कि कोई भी विषाक्त की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि एक इंजेक्शन के बाद कहा जा रहा था कि तबीयत बिगड़ने की बात थी। कहा गया कि अप्राकृतिक या आपराधिक घटना के संकेत भी इसमें नहीं मिले हैं।
चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। जोधपुर से रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, हम चर्चा लगातार इस पर कर रहे थे, अब जो विसरा में किसी भी तरह के विषाक्त की बात नहीं हुई है, अब किस तरह से पूरी रिपोर्ट में जानकारी दी है? क्या वाकई एक अप्राकृतिक जो घटना है या फिर आपराधिक घटना है वो नहीं थी? अभी तक के संकेत यही कह रहे हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है? राजीव, अगर घटनाक्रम पहले दिन से लेकर अब तक के देखें तो कई तरह के सवाल, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल एसएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें किसी प्रकार के विषाक्त लेने या देने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी ये साफ हो गया, ये पूरी तरह से जो अप्राकृतिक की बात करें वो भी नहीं है, कोई चोटों के निशान नहीं है, ऐसी वारदात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर देखिए, अब जो डॉक्टर मौत का कारण जो देंगे कि उनको अस्थमा की बीमारी थी, माना ये जा रहा है कि अस्थमा अटैक आ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनको जुकाम खांसी हो रहा था, बार बार डॉक्टर की सलाह भी ले रही थी, तो वो एक कारण माना जाए। सामान्य मौत भी कहा जा सकता है, लेकिन पहले जल्दबाजी होगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जाएगी, डॉक्टर अपनी राय देंगे कि इसका कारण क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कई तरह के जो सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पुराने जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस हिसाब से देखा जा रहा था कि कोई बदले की भावना है, कोई जहर है, तो ये तो पुष्टि हो गई एफएसएल की रिपोर्ट के अंदर यानी है। एसआईटी की जो मुखिया छवि शर्मा लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपने 9 सदस्यों के साथ जांच की, वही पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश से लेकर के डीसीपी यूनिट में नजर बनाए हुए थे। अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के हर पहलू पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि देखिए मौत का कारण जो है, अब 2 ही रास्ते बचे हैं। जो कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाया गया, एक तो वो कारण है, वो दूसरा कारण ये हो सकता है अस्थमा अटैक। पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी है, इस रिपोर्ट के आने के बाद में संभवतः पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है। लेकिन देखिए ये साफ हो गया कि उनके साथ में कोई अनहोनी घटना नहीं है, उनको जहर नहीं दिया गया या उन्होंने जहर नहीं लिया। ये तमाम जो अफवाहें थी, संभावनाएं थी, वो सभी कयास जो है वो धरे के धरे रह गए। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि उनकी जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, आज ही सामने आएगा। माना ये जा रहा है कि आमतौर पर कई बार अस्थमा अटैक जो आता है वो बड़ा ऐसे नहीं होता, तो माना ये जा रहा है कि अस्थमा अटैक के कारण से मौत हुई। जी बिल्कुल राजीव जी, यानी कि जो आपने कहा कि अप्राकृतिक नहीं है जिसके संकेत मिल रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आज फर्स्ट इंडिया समूह की फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर सच बेधड़क में आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 and 2 टुडे, सर्विस ओवर स्टेटस, पीएमओ's न्यू एड्रेस। इसलिए बात हो रही है क्योंकि आज जो 80 साल पुराना या फिर ब्रिटिश सरकार की देन माना जाता था साउथ और नॉर्थ ब्लॉक, अब उसका इस तरह से सेवा तीर्थ के रूप में जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया पता मिल गया है, साथ ही जो सचिवालय है उसको लेकर भी कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो साउथ ब्लॉक, होम टू ऑल मेजर डिसीजन इन गवर्नमेंट फॉर ओवर 80 years, will see the Prime Minister's office PMO move out of the British era building today at 1:30 PM and shift to the newly constructed सेवा तीर्थ। तो आज इंतजार 1:30 बजे के समय का हो रहा है, जब जो लगातार 80 सालों से जिस तरह से गवर्नमेंट के लिए साउथ ब्लॉक कितना महत्वपूर्ण था, उसके उलट अब एक नया पता मिलने जा रहा है। और आज इसी कड़ी में जो अंतिम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है वो भी इस ब्लॉक में होने जा रही है। इसके बाद फिर नया पता उसे भी मिल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी विल चेयर द लास्ट कैबिनेट मीटिंग इन साउथ ब्लॉक टुडे मॉर्निंग बिफोर द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया भवन मिलने से पहले एक अंतिम बैठक करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की साउथ ब्लॉक में ही, और फिर उसके बाद नया पता मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या कहती है आपको बताते हैं। तो सीएम शर्मा थैंक्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फास्ट ट्रैक कनेक्टिविटी इन शेखावाटी रीजन, सेंटर ओकेज ₹470 crore फॉर डबलिंग ऑफ रिंगर सीकर रे सेक्शन।
तो ये बड़ी सौगात शेखावाटी के क्षेत्र को मिली है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रूट है ये पूरा, और इसके लिए जब केंद्र सरकार की ओर से राहत रूपी रकम मिली है तो फिर खुशनुमा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की जो मंशा है उससे लेकर के खुद डबल इंजन की सरकार की बात सीएम भजनलाल शर्मा ने कही है। टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेटन रेल कनेक्टिविटी इन द शेखावाटी रीजन ऑफ राजस्थान। ये कोशिश जो है रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की है राजस्थान में, खासतौर पर शेखावाटी के क्षेत्र में, और ये बात खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कही है, क्योंकि एन अमाउंट ऑफ 470 करोड़ हैज बीन अप्रूव फॉर द डबलिंग ऑफ द 50 किलोमीटर रिंगस सीकर सेक्शन। जो 50 किलोमीटर की लंबी और ये जो महत्वपूर्ण रूट है, कौन सा है, रिंगस सीकर का, इसके लिए जब 470 करोड़ की सौगात मिली है तो फिर सभी चेहरे खुश हैं और रेल कनेक्टिविटी भी इससे बेहतर होगी, ये खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या कहती है फर्स्ट इंडिया पेपर की, वो आप तक पहुंचाते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कर्तव्य भवन को लेकर, फिर सेंट्रल ओकेज उसकी बात करी, और अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या कहती है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अब अगली खबर, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले है राजस्थान टू अडॉप्ट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट मॉडल। ये बात सबसे खास है क्योंकि इंस्पायर्ड बाय पीएम मोदीज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ऑन थर्सडे सेड द राजस्थान गवर्नमेंट विल डेवलप। क्या कहा है मुख्य सचिव ने वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव की कोशिश यही रहती है कि जो भजनलाल सरकार का विजन है कि राज्य के लोगों को विकास तेज गति से मिले, क्योंकि अब जो चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि थर्सडे को कि राजस्थान गवर्नमेंट विल डेवलप अ सिटीजन सेंट्रिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस इंस्पायर्ड बाय द सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एम्ड है एट बीइंग फ्यूचर रेडी। फ्यूचर रेडी यानी कि भविष्य के लिए हम तैयार हों, इसी को लेकर एक खास मॉडल अब चर्चाओं में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि राइट टू हेल्थ पर बहस और विरोध, नियमों के मसले पर अब उठे सवाल। तो प्रश्नकाल में गरमाया था सदन, विपक्ष का वॉकआउट था। ऐसी स्थितियां तो बनती रहती है सदन में, जब विपक्ष और पक्ष आमने सामने होते हैं तो नोकझोंक भी होती है, वॉकआउट भी होता है, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा गर्मा गया, इसलिए ये हेडलाइन भी बन गया। तो विधानसभा की बात बजट सत्र की हो रही थी गुरुवार को। राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं होने के मुद्दे पर सत्ता और पक्ष आमने सामने हो गए, सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो गए। क्यों हो गए? राइट टू हेल्थ का मुद्दा था। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ये कानून चुनाव और आचार संहिता से ठीक पहले आनन फानन में लेकर आई है। क्या कहा था गजेंद्र सिंह खिवसर ने? उन्होंने कहा था, आरोप लगाया उन्होंने विपक्षी पार्टी और प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि जब राइट टू हेल्थ लाया गया था तो कोशिश तो ये थी, क्योंकि पिछली सरकार कह रही थी कि सभी को स्वस्थ और बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जल्दबाजी में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं क्या है अगली खबर। तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायकों से मुलाकात की है। बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव 15 दिन में भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बजट आ चुका है प्रदेश का और इस बजट के बाद एक तरफ दावे हो रहे हैं लगातार, तो मुख्यमंत्री की कोशिश है कि बजट की जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, राहत है, वो घरों तक जल्दी पहुंचे और इसके लिए 15 दिन में प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताई, क्योंकि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री करते हैं और इस बार फिर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। 11 फरवरी को बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार के तीसरे बजट के बाद उसे एक तय समय सीमा में धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है, यानी कि जल्दी से जल्दी राहत मिले, ये कोशिश है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। भारत की मारक क्षमता बढ़ेगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को केंद्र की मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि रक्षा क्षेत्र अब भारत का मजबूत है और कूटनीतिक दृष्टि से भी, क्योंकि अब भारत ही नहीं बल्कि सभी देश, खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो विश्व की व्यवस्था है वो भारत पर टिकी है, और जब बात रक्षा की हो तो फिर अलग बात होती है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात डीएसी ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत सैन्य अधिग्रहण प्रस्तावों को
ANO प्रदान की है। तो ये बड़ी बात, और रक्षा बेड़ा फिर मजबूत होते हुए, भारत की हाथ फिर ताकत लगते हुए। चलो ब्रेक से पहले हम बात आज की बड़ी खबरों की, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे जो हमारा मोटिव है कि आप तक खबरें भी पहुंचे, खबरों के साथ साथ आप फिट भी रही। क्या आप सुबह जल्दी कब उठते हैं, ये सवाल सब करते हो कि आपकी डाइट क्या रहती है, ये भी सवाल होता होगा। एक्सरसाइज कौन सी करें, ये सवाल जरूरी है, और इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि आज हम मौजूद हैं मानसून स्थित एंटीबीटर फिटनेस स्टूडियो में, और हमारे साथ मौजूद है फिटनेस कोच समय सैनी जी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात फिटनेस को करेंगे, जल्दी जल्दी क्विक टिप्स से लेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं। फिट रहना एक बड़ी समस्या भी है, बड़ी जरूरत भी है। कैसे फिट रहें और कैसे दिन की शुरुआत करें? आप मॉर्निंग जल्दी उठें, जिम आएँ, वर्कआउट करें एंड अपनी डाइट प्रॉपर रखें। उसमें भी मैक्रोज अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से बनवाएं एंड उसको प्रॉपर फॉलो करें। इस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो भी लाइफस्टाइल है, उसको अच्छे से मेंटेन करें एंड उसको फॉलो करें। बिल्कुल। अब लेकिन कुछ लोग हैं वो घर भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन और घर भी बैठे होते हैं तो कभी लोग जिम के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन डाइट क्या हो सकती है जो ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और घर बैठे भी उन्हें प्रोटीन, विटामिन और सभी कुछ मिल जाए? क्या इसके लिए कुछ है कि कम खर्च में काम हो जाए उसके लिए? वो डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है। बेसिकली जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं सारी डाइट जैसे पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करता हूँ। अपने जैसे कि दाल वगैरह आती है, पनीर आप यूज़ कर सकते हो, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है आप तो चिकन यूज़ कर सकते हैं, एग्स यूज़ कर सकते हैं जी। बिल्कुल। अब साथ ही आपने कहा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात की, आपने बहुत अच्छा बताया दोनों के लिए डाइट। लेकिन अब स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बड़ी बात होती है और फिट रहने के लिए वो भी ज़रूरी है। उसके लिए क्या हो सकता है, क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो सकती है या रनिंग उसके लिए काम आ सकती है? समय जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे स्टूडियो में योगा एंड मेडिटेशन हम लोग करवाते हैं मॉर्निंग में, वो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना वर्कआउट प्रॉपर रखेंगे और अपनी स्लीप साइकिल उसको अगर आप अच्छे से रखेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा दूर करने में। बिल्कुल। यानी कि आप रेगुलर अपने जीवन में कुछ ऐसे बिंदु हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुमार कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय सैनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिटनेस की बात करने के लिए। तो कह सकते हैं कि फिट एंड फाइन रहना है तो ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालें। अब ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करके ही फिट रह सकते हैं, घर बैठे भी आप, जैसा कि हमारे फिटनेस कोच ने बताया, कुछ ऐसे वेजिटेरियन लोग भी हैं, नॉन वेजिटेरियन, दोनों के लिए डाइट में कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज फर्स्ट इंडिया के हमारे इस खास प्रोग्राम सेहत और खबरें साथ साथ में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।